Hello guys, welcome to our channel Part 3 Rebirth Broken Beauty. Chapter 21 थप्पड़ शादी का खुलासा। राय सिंघानिया मैंशन। सुबह के समय सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर मीरा अभी डिनर टेबल पर नहीं आई थी ब्रेकफास्ट करने। आकृति जी को मीरा की चिंता होने लगी, इसलिए वह मीरा को बुलाने उसके रूम में गई तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद सभी लिविंग हॉल में बैठे थे, तभी रियांशी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। रियांशी को देखकर आकृति जी गुस्से से उसके पास आए और उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। सभी अपनी जगह शॉक्ड हो गए। रियांशी की हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसने सर उठाकर आकृति जी को देखा तो रियांशी की आंखें पूरी तरह से लाल थी, मानो उनके खून उतर आया। उसकी आंखें देखकर एक पल को आकृति जी भी डर गई, लेकिन उन्होंने उस डर को अपने चेहरे पर जताया नहीं। वह वापस से रियांशी पर हाथ उठाने वाली थी, उससे पहले ही किसी ने उनका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उन्होंने देखा तो ये पृथ्वी था जिसने आकृति जी का हाथ पकड़ा था, जो उन्हें रियांशी से भी ज्यादा गुस्से में उन्हें देख रहा था। दरअसल पृथ्वी अपनी जरूरी कॉल करने के लिए बाहर गया था। जब वह अंदर आ रहा था उसने देखा कि आकृति जी ने रियांशी को थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस गई। दोबारा जब आकृति जी रियांशी को थप्पड़ मारने वाली थी तभी उसने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। पृथ्वी को देखते ही अपर्णा जी ने कहा, पृथ्वी ये क्या कर रहे हैं आप? आपने आकृति का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? उनका हाथ छोड़े और अभी के अभी उनसे माफी मांगे। लेकिन पृथ्वी के ऊपर तो उनके बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वह अभी भी आकृति जी को गुस्से में देख रहा था। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी अर्धांगिनी पर हाथ उठाने की? वह अपनी अर्धांगिनी पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और आकृति जी ने रियांशी को सीधा थप्पड़ ही मार दिया। पृथ्वी की आंखों में जानलेवा इरादे दिख रहे थे। अपर्णा जी के कहने पर भी पृथ्वी ने आकृति जी का हाथ नहीं छोड़ा, जिससे आकृति जी के हाथ में दर्द होने लगा और ये उनके चेहरे पर भी दिखने लगा। तब अपर्णा जी ने आकर आकृति जी के हाथों को पृथ्वी के कैद से आज़ाद कराया। अभय जी भी अब तक नीचे आ चुके थे, वह आलोक जी के साथ स्टडी रूम में थे। उन्होंने भी आकृति जी को रियांशी को थप्पड़ मारते हुए देखा था। पृथ्वी की हरकत भी उन्होंने देखी थी। वह समझ गए पृथ्वी ने आज तक रियांशी को एक खरोच भी नहीं आने दी थी, यहाँ तो आकृति जी ने सीधा थप्पड़ ही मार दिया। वह पृथ्वी के गुस्से का अंदाजा लगा सकते थे, उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा। कहीं पृथ्वी गुस्से में कुछ गलत न कर दे, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को किसी तरह शांत किया। उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आकृति जी को देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए उनसे पूछा, भाभी क्या मैं जान सकता हूँ आखिर हुआ क्या है जो आपने बिना सोचे समझे रियांशी पर हाथ उठा दिया? अनिरुद्ध, आयुषी, सक्षम, अलीशा, अद्विक, रिया सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बीच में बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि अभय जी आकृति जी से बात कर रहे थे और वह बड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहते थे। अभय जी की बात सुनकर आलोक जी ने आकृति जी से सवाल किया, आखिर आपने रियांशी पर हाथ क्यों उठाया? आकृति, हमने इन पर हाथ क्यों उठाया? एक बार आप जरा मीरा की हालत देखिए, फिर हमसे सवाल करे आखिर हमने ऐसा क्यों किया? आकृति जी ने अभय जी और आलोक जी के सवालों का जवाब देते हुए कहा। उनकी बातों से सभी ने मीरा की ओर देखा, जहां वह सोफे पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे, आंखें सूज चुकी थी, उसकी हालत खराब थी, अभी भी वह रो रही थी। नंदा जी उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवा रही थी और उसके बालों को सलाह रही थी। मीरा की ऐसी हालत देखकर सभी का दिल पसीज गया, बस कुछ लोगों को छोड़कर, जिनमें से रघुवीर जी और अभय जी भी थे। वहीं अनिरुद्ध, आयुषी, सक्षम, अलीशा, अद्विक, पृथ्वी, रिया, इन सभी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए। मीरा की ऐसी हालत कैसे हुई और रियांशी से क्या लेना देना? मीरा की हालत देखते हुए आलोक जी ने आकृति जी से सवाल किया। सारा लेना देना रियांशी का ही है, आखिर मीरा की इस हालत की जिम्मेदार वही है। आकृति जी ने आलोक जी के सवालों का जवाब देते हुए कहा। आखिर आप कहना चाहती है, सीधे सीधे कहे, ऐसे बातों को गोल गोल न घुमाए। आलोक जी ने इस बार आकृति जी से हल्के गुस्से में कहा। तो सुनिए, कल रात जब मीरा क्लब से आई तभी उसने अपने आप को अपने रूम में बंद कर दिया और आज सुबह जब वह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आई थी तो हम उनके कमरे में गए। आखिर वह नीचे क्यों नहीं आई? उनका कमरा अंदर से बंद था, ये दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। हमें कुछ गलत होने की आशंका हुई, हमने नौकरों से कहकर एक्स्ट्रा चाबी से मीरा के रूम का दरवाज़ा खोला तो आपको पता है हमने क्या देखा? आकृति जी के इतना कहते ही सभी उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगे। सभी के चेहरों को देखकर आकृति जी ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, हमने देखा मीरा के हाथों में चाकू था, वह अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। हम आपको बता नहीं सकते हमें कैसा लगा जब हमने मीरा के हाथों में चाकू देखा।
हमने किसी तरह उनके चाकू को उनसे दूर फेंक दिया। आकृति जी की बात सुनकर आलोक जी और बाकी सभी का दिल दहल गया। और इन सभी का जिम्मेदार आपको पता है कौन है? इन सभी की जिम्मेदार रियांशी। इन्हीं की वजह से मीरा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। वह बार बार हमसे बस यही कह रही थी कि अगर वह इस घर में नहीं आई होती तो ये जगह रियांशी की होती, पूरा परिवार उससे प्यार करता। आकृति जी के इतना कहते ही सभी रियांशी की ओर देखने लगे। आकृति जी ने आगे कहा, इतना ही नहीं, रियांशी ने मीरा को कल पूरे क्लब अडॉप्टेड कहा और ये भी कहा कि वह हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। रियांशी जो तब से आकृति जी की बात सुन रही थी, उसने अपनी ठंडी आवाज में आकृति जी से कहा, क्या बात है मिसेज राय सिंघानिया, आपकी सो कोल्ड गोद ली हुई बेटी के अंदर सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं है जो वह सुसाइड करने जा रही थी। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, शीशा कभी भी हीरा तो नहीं बन सकता ना। रियांशी के इतना कहते ही स्वयं ने रियांशी से गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? न तुम्हारी वजह से मीरा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अरे तुम्हें शर्म कैसे आएगी? तुमने पहले भी अपने जलन के चक्कर में मीरा को मारने की कोशिश की, बट फर्क बस इतना है कि पहले तुमने ये काम डायरेक्ट किया था, इस बार इनडायरेक्टली किया है। रियांशी ने बिना किसी भाव के कहा, मिस्टर स्वयं राय सिंघानिया, मैंने आपकी प्यारी बहन को सुसाइड करने के लिए नहीं कहा था। उसने खुद ये कदम उठाया था क्योंकि उसमें सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, तो मुझे शर्म क्यों आएगी? स्वयं आगे कुछ कहता वही पृथ्वी की गुस्से भरी आवाज सभी को सुनाई दी। ओह रियली मिस्टर स्वयं राय सिंघानिया, तुम किस बात का इल्ज़ाम मेरी रियांशी पर लगा रहे हो? कल जब तुम्हारी मासूम बहन मीरा की दोस्त ने जब उसे कोठे पर अपना शरीर बेचने की बात पर उसे उसकी औका याद दिलाई, अडॉप्टेड कहा, तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कल रात क्या हुआ था। वैसे भी मेरी रियांशी ने बस अपनी पहचान से सभी को रूबरू करवाया है और मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया है। आप सब भी सुन लीजिए, खासकर आप मिसेज राय सिंघानिया, आज जो आपने मेरी रियांशी पर हाथ उठाया है न, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। अपर्णा जी जो बार बार पृथ्वी का रियांशी को मेरी रियांशी कहना पसंद नहीं आया था, उन्होंने हल्के गुस्से में पृथ्वी से कहा, पृथ्वी ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? आकृति से अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। और क्या तुम बार बार रियांशी को मेरी रियांशी कह रहे हो? वह तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम्हारी मंगेतर मीरा है। तुम्हें उससे उसका हाल चाल पूछना चाहिए, न कि यहाँ किसी की तरफदारी करनी चाहिए। मीरा से तुम्हारी शादी होने वाली है। आकृति जी की बातों को सुनकर पृथ्वी ने कहा, माँ आपको लगता है मैं मीरा से शादी करूँगा? मैं मीरा से शादी कभी नहीं करूँगा, नहीं मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। पृथ्वी की बात सुनकर सभी घर वालों को झटका लगा। वही रुद्र को लगा कि पृथ्वी उसकी क्लब में की गई बदतमीजी की वजह से नाराज है, इसलिए उसने आगे बढ़कर कहा, पृथ्वी आई नो कि तुम नाराज हो क्लब वाली बात से, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी तुम इतनी सी बात के लिए रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर तुम कहोगे मैं नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। वहीं अपर्णा जी को कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। उन्होंने पृथ्वी को देखते हुए कहा, क्यों कर नहीं सकते आप पृथ्वी मीरा से शादी? लेकिन पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपर्णा जी ने इस बार पृथ्वी का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आपको हमारी कसम पृथ्वी बताए आप क्यों नहीं कर सकते मीरा से शादी? अपर्णा जी की इस हरकत पर सब हैरान हो गए। पृथ्वी को भी गुस्सा आ गया। उसने उसी तरह गुस्से में कहा, मैं मीरा तो क्या किसी से भी नहीं कर सकता शादी? क्योंकि इतना बोलते बोलते ही पृथ्वी अचानक से चुप हो गया। अपर्णा जी की आशंका और बढ़ गई। उन्होंने पृथ्वी को झंझोरते हुए कहा, वही तो हम भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते आप मीरा से शादी? पृथ्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। पृथ्वी के ऐसा कहते ही सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मीरा को दिन में तारे ही दिखने लगे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पृथ्वी के शादी न करने का ये कारण होगा। अपर्णा जी तो सदमे में ही चली गई। वही अनिरुद्ध, आयुषी, सक्षम, अलीशा, अद्विक, रिया, सभी का यही हाल था। उन्हें पृथ्वी के शादी के बारे में पता था, लेकिन पृथ्वी की शादी का खुलासा इस तरह से होगा उन्होंने सोचा नहीं था। पृथ्वी भी दुविधा में फंस गया था। एक तरफ उसकी जान से ज्यादा प्यारी अर्धांगिनी का वादा था, तो दूसरी तरफ उसमें लाख दर्द सहकर जान देने वाली माँ की कसम। उसने अपनी माँ को ऊपर रखा। ये देखकर रियांशी की आंखों में नमी आ गई। पृथ्वी ने रियांशी की तरफ देखा तो उसने अपनी फलक झपका कर सहमति जताई और उसे विश्वास दिलाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, नहीं वह उससे गुस्सा है। वैसे भी आज नहीं तो कल ये बात सभी को पता चलनी ही थी।
चैप्टर 22 न्यू स्टोरी प्रोमो बनारस 80 घाट। आज गंगा नदी अपने प्रचंड वेग से प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था आज माँ गंगा रो रही हो। वहीं बारिश भी अपने चरम पर थी, जिससे गंगा माँ के लहरों में और वेग आ गया और वह प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही थी। वहीं उसी मसूलदार बारिश में एक तरफ हवन कुंड था, उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बारिश की एक भी बूंद उसमें नहीं पड़ रही थी। पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे थे, मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। हवन कुंड के सामने ही एक औरत की खूबसूरत थी तस्वीर थी, दिखने में यही कोई 35-40 के आसपास होगी। उस फोटो के ऊपर हार चढ़ा था। फोटो के ठीक सामने 3 शख्स बैठे थे और हवन कुंड में आहुति डाल रहे थे। तीनों एक से बढ़कर एक हैंडसम, देखने वालों की नज़र थम जाए। उनका चेहरा भावहीन था, उनके आंखों में सिर्फ दर्द और संतुष्टि के भाव दिख रहे थे, लेकिन वह संतुष्टि पूरी तरह से नहीं थी। हवन कुंड के थोड़ी दूरी पर एक लाश पड़ी थी, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लाश के चारों तरफ खून फैला हुआ था, उसका एक हाथ कटा था तो दूसरा टूटा हुआ, सिर के तो चित्रे उड़े हुए थे। किसी ने भरी बेदर्दी से उसकी हत्या की और बहुत ही बुरे तरीके से मारा, देखने वालों की आंखों में खौफ आ जाए। लाश के थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े थे, जिसमें से एक की शक्ल पूजा में बैठे लड़के से हूबहू मिल रही थी और दूसरे से हल्की सिमिलरिटी थी। उस आदमी की आंखों में आंसू भरे थे, आंसू के साथ उसकी आंखों में पछतावा, दर्द, तकलीफ, गिल्ट भी था। उस शख्स के बगल में खड़ी महिला ने उस शख्स का हाथ थाम लिया और अपने आंसू भरी आंखों से उस शख्स को देखने लगी और फिर वापस से उसी दिशा में देखने लगी जहां हवन कुंड था। उस महिला की आंखों में भी पछतावा था, ऐसा पछतावा था कि मानो उसने बहुत पाप किया हो और उसका कोई पश्चाताप ना हो। सारे पश्चाताप उस पाप के आगे कम हो। और भी बहुत सारे लोग उस हवन कुंड को देख रहे थे, उन सब की आंखों में भी आंसू थे, गिल्ट, दर्द, तकलीफ सब थी। टू बी कंटिन्यूड। बनारस 80 घाट। आज गंगा नदी अपने प्रचंड वेग से प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था आज माँ गंगा रो रही हो। वहीं बारिश भी अपने चरम पर थी, जिससे गंगा माँ के लहरों में और वेग आ गया और वह प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही थी। वहीं उसी मसूलदार बारिश में एक तरफ हवन कुंड था, उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बारिश की एक भी बूंद उसमें नहीं पड़ रही थी। पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे थे, मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। हवन कुंड के सामने ही एक औरत की खूबसूरत थी तस्वीर थी, दिखने में यही कोई 35-40 के आसपास होगी। उस फोटो के ऊपर हार चढ़ा था। फोटो के ठीक सामने 3 शख्स बैठे थे और हवन कुंड में आहुति डाल रहे थे। तीनों एक से बढ़कर एक हैंडसम, देखने वालों की नज़र थम जाए। उनका चेहरा भावहीन था, उनके आंखों में सिर्फ दर्द और संतुष्टि के भाव दिख रहे थे, लेकिन वह संतुष्टि पूरी तरह से नहीं थी। हवन कुंड के थोड़ी दूरी पर एक लाश पड़ी थी, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लाश के चारों तरफ खून फैला हुआ था, उसका एक हाथ कटा था तो दूसरा टूटा हुआ, सिर के तो चित्रे उड़े हुए थे। किसी ने भरी बेदर्दी से उसकी हत्या की और बहुत ही बुरे तरीके से मारा, देखने वालों की आंखों में खौफ आ जाए। लाश के थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े थे, जिसमें से एक की शक्ल पूजा में बैठे लड़के से हूबहू मिल रही थी और दूसरे से हल्की सिमिलरिटी थी। उस आदमी की आंखों में आंसू भरे थे, आंसू के साथ उसकी आंखों में पछतावा, दर्द, तकलीफ, गिल्ट भी था। उस शख्स के बगल में खड़ी महिला ने उस शख्स का हाथ थाम लिया और अपने आंसू भरी आंखों से उस शख्स को देखने लगी और फिर वापस से उसी दिशा में देखने लगी जहां हवन कुंड था। उस महिला की आंखों में भी पछतावा था, ऐसा पछतावा था कि मानो उसने बहुत पाप किया हो और उसका कोई पश्चाताप ना हो। सारे पश्चाताप उस पाप के आगे कम हो। और भी बहुत सारे लोग उस हवन कुंड को देख रहे थे, उन सब की आंखों में भी आंसू थे, गिल्ट, दर्द, तकलीफ सा। बर्थ ही टू बी कंटिन्यूड। बनारस 80 घाट। आज गंगा नदी अपने प्रचंड वेग से प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था आज माँ गंगा रो रही हो। वहीं बारिश भी अपने चरम पर थी, जिससे गंगा माँ के लहरों में और वेग आ गया और वह प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही थी। वहीं उसी मसूलदार बारिश में एक तरफ हवन कुंड था, उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बारिश की एक भी बूंद उसमें नहीं पड़ रही थी। पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे थे, मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। हवन कुंड के सामने ही एक औरत की खूबसूरत थी तस्वीर थी, दिखने में यही कोई 35-40 के आसपास होगी। उस फोटो के ऊपर हार चढ़ा था। फोटो के ठीक सामने 3 शख्स बैठे थे और हवन कुंड में आहुति डाल रहे थे। तीनों एक से बढ़कर एक हैंडसम, देखने वालों की नज़र थम जाए। उनका चेहरा भावहीन था, उनके आंखों में सिर्फ दर्द और संतुष्टि के भाव दिख रहे थे, लेकिन वह संतुष्टि पूरी तरह से नहीं थी।
हवन कुंड के थोड़ी दूरी पर एक लाश पड़ी थी जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लाश के चारों तरफ खून फैला हुआ था, उसका एक हाथ कटा था तो दूसरा टूटा हुआ, सिर के तो चित्रे उड़े हुए थे। किसी ने भरी बेदर्दी से उसकी हत्या की और बहुत ही बुरे तरीके से मारा, देखने वालों की आंखों में खौफ आ जाए। लाश के थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े थे जिसमें से एक की शक्ल पूजा में बैठे लड़के से हूबहू मिल रही थी और दूसरे से हल्की सिमिलरिटी थी। उस आदमी की आंखों में आंसू भरे थे, आंसू के साथ उसकी आंखों में पछतावा, दर्द, तकलीफ, गिल्ट भी था। उस शख्स के बगल में खड़ी महिला ने उस शख्स का हाथ थाम लिया और अपने आंसू भरी आंखों से उस शख्स को देखने लगी और फिर वापस से उसी दिशा में देखने लगी जहां हवन कुंड था। उस महिला की आंखों में भी पछतावा था, ऐसा पछतावा था कि मानो उसने बहुत पाप किया हो और उसका कोई पश्चाताप ना हो, सारे पश्चाताप उस पाप के आगे कम हो। और भी बहुत सारे लोग उस हवन कुंड को देख रहे थे, उन सब की आंखों में भी आंसू थे, गिल्ट, दर्द, तकलीफ सब थी। चैप्टर 23 सच का खुलासा। राय सिंघानिया मैंशन, सुबह का वक्त। लिविंग हॉल। सभी अब तक शौक में खड़े थे। सबसे ज्यादा शौक तो अपर्णा जी, आकृति जी, आलोक जी, रुद्र स्वयं और मीरा को लगा था। वह ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे कि पृथ्वी ने अभी अभी अपनी शादीशुदा होने का खुलासा किया है। हम ये नहीं मान सकते कि आपने कुछ ऐसा किया है। हम अपने पृथ्वी, अपने बेटे को जानते हैं, वह हमसे बिना पूछे बिना बताए इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। हमारा बच्चा, हम नहीं मानते, कह दीजिए ये झूठ है। अपर्णा जी ने पृथ्वी से इमोशनल होकर कहा। माँ, ये सच है, हमारी शादी हो चुकी है और हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, पृथ्वी ने अपर्णा जी से कहा। आकृति जी जो सुनकर सदमे में थी, उन्होंने पृथ्वी को देखते हुए गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है पृथ्वी, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आप अपने दादाजी का दिया हुआ वादा कैसे तोड़ सकते हैं? आपके दादाजी ने पिताजी से वादा किया था कि आपकी शादी हमारे घर की बेटी से होगी। क्या आपको अपने दादाजी का ख्याल नहीं आया, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं आया? पृथ्वी जो अब तक अपर्णा जी से शांति से बात कर रहा था, आकृति जी की बात सुनते ही गुस्से में आ गया और उसने कहा, मुझे मेरे दादाजी के इज्जत का पूरा ख्याल है मिसेज राय सिंघानिया, न मैंने अपने दादाजी का वादा तोड़ है। कमाल की बात कर रहे हो, इतना कुछ कहकर, इतना कुछ करके तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम हम सब से ये कह रहे हो कि तुमने कोई वादा नहीं तोड़ा, कुछ नहीं किया? स्वयं ने गुस्से में पृथ्वी से कहा। पृथ्वी ने कोई वादा नहीं तोड़ा है बल्कि उसे पूरा किया है, रौबदार आवाज में पृथ्वी के दादाजी ने कहा। सभी उनकी बातों से शौक हो गए। पृथ्वी के दादाजी के कहने का क्या मतलब है? पृथ्वी ने कोई वादा नहीं तोड़ा, क्या उन्हें पृथ्वी के शादी बारे में पता था? तभी अपर्णा जी ने कहा, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? पृथ्वी ने कोई वादा नहीं तोड़ा। आप भी जानते हैं कि पृथ्वी की शादी आलोक जी और आकृति की बेटी से होने वाली थी, तो मीरा तो वहां है और पृथ्वी ने शादी कर ली है। आप ये कैसे कह सकते हैं पृथ्वी ने कोई वादा नहीं तोड़ा? क्या आपको पृथ्वी की शादी के बारे में पता था? हाँ, हमें पृथ्वी की शादी के बारे में पता था। न सिर्फ हमें बल्कि आपके पति को भी इस बारे में पता था। और जहाँ तक रही वादा तोड़ने की बात, तो एक बार अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी की शादी का वादा हमने आलोक और आकृति की बेटी से की थी, यानी कि रियांशी से। आप सब बेकार में ही मीरा को बीच में लाते हैं। और ये रिश्ता तभी तय हुआ था जब रियांशी इस दुनिया में आई थी और मीरा कहीं भी नहीं थी, और उन्होंने रियांशी से ही शादी की है, पृथ्वी के दादाजी ने सभी को देखते हुए कहा। इस बार तो सभी को और ज्यादा शौक लगा। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी और रियांशी की शादी हो चुकी है, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। मैं नहीं मानती इस शादी को, एकाएक अपर्णा जी ने सभी को देखते हुए कहा। और आप क्यों नहीं मानती इस शादी को? पृथ्वी के दादाजी ने अपर्णा जी से कहा। क्योंकि जो लड़की अपने जलन के चक्कर में किसी को जान से मारने की कोशिश की, जिसकी नीयत अच्छी है, जो छोटी सी उम्र में अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह क्या हमारे परिवार को संभाल पाएंगी? अपर्णा जी ने कहा। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं सुन सकता, नहीं कोई बेबुनियाद इल्जाम बर्दाश्त कर सकता हूं। और आप ये कैसे कह सकती हैं रियांशी ने मीरा को मारने की कोशिश की? या फिर आपने अपनी आंखों से देखा, या आप उस वक्त वहां पर थी? अनिरुद्ध ने आगे आते हुए आकृति जी से सवाल किया। नहीं, हम नहीं थे वहां पर, नहीं हमने देखा, लेकिन मीरा ने कहा था कि रियांशी की वजह से ही वह स्विमिंग पूल में गिरी थी, और मीरा उस वक्त बच्ची थी, वह क्यों झूठ बोलेगी? और उसे जरूरत ही क्या है झूठ बोलने की? अपर्णा जी ने अनिरुद्ध को जवाब देते हुए कहा। मीरा ने कहा, और आप सब ने मान लिया। कहा तो रियांशी ने भी था, इनफैक्ट उसने तो रोकर कहा था कि उसने नहीं किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर आप सब ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? क्या वह बच्ची नहीं थी?
अनिरुद्ध ने ये सब तेज आवाज और गुस्से के साथ सभी को देखते हुए कहा। अनिरुद्ध की बात सुनते ही सब खामोश हो गए, किसी से कुछ बोला ही नहीं गया। सच तो यही था कि उन्होंने रियांशी की कोई बात नहीं सुनी और उसे गुनहगार मान लिया। मैंने रियांशी और मीरा को पूल के पास देखा था और रियांशी ने मीरा को धक्का देकर पूल में गिराया, स्वयं ने अनिरुद्ध से कहा। कभी कभी आंखों से देखा झूठ हो जाता है, आंखों को भी धोखा हो जाता है। मिस्टर स्वयं राय सिंघानिया, हो सकता है आपने जो देखा हो वह आपकी आंखों का धोखा हो या आधा अधूरा सच, अनिरुद्ध ने स्वयं बातों का जवाब देते हुए कहा। आज मैं आप सब लोगों को सच बताऊंगा, कहानी के उस पन्ने से रूबरू करवाऊंगा जो आप सभी ने सोचा भी नहीं होगा। अनिरुद्ध के ऐसा कहते ही हाल की लाइट ऑफ हो गई और वही एक बड़े से प्रोजेक्ट पर एक वीडियो चलने लगी। सभी का ध्यान उस वीडियो पर गया। सब ने देखा कि वह उस पल का वीडियो है जब मीरा पूल में गिरी थी। सभी ने ये भी देखा कि मीरा पूल में पैर के फिसलने से गिरी थी और रियांशी ने मीरा को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मीरा तब तक पूल में गिर चुकी थी। छत पर खड़े स्वयं ने सिर्फ रियांशी की पीठ और उसके हवा में उठे दिखे, इसी से उसे लगा कि रियांशी ने मीरा को धक्का दिया है। इसी के साथ वीडियो बंद हो गई और हॉल की लाइट वापस लौट आए। चैप्टर 24, मीरा का पागलपन। सुबह का वक्त, राय सिंघानिया मैंशन, लिविंग हॉल। वीडियो के बंद होते ही लाइट वापस आ चुकी थी और चारों ओर खामोशी फैल चुकी थी। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे कहने को। जो लोग अभी कुछ पल पहले रियांशी को गुनाहगार मान रही थी, उन सभी के मुंह बंद हो चुके थे। आकृति जी और आलोक जी को वह दिन याद आ रहा था, कैसे उन्होंने रियांशी को स्टोर रूम में लॉक कर दिया क्योंकि रियांशी ने मीरा को धक्का दिया था, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें रियांशी से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। रुद्र और स्वयं को वह दिन याद आ रहा था जब रियांशी को उसके नाना नानी लेकर जा रहे थे। रियांशी रुद्र और स्वयं से कितना कहा था कि उसने मीरा को धक्का नहीं दिया, उस पर विश्वास करे, पर उन्होंने मीरा के चोट के आगे रियांशी के उन कीमती आंसुओं को भी नहीं देखा। शौर्य और सृष्टि को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि रियांशी उनके भाई की बीवी है और उनकी भाभी। शौर्य तो बहुत खुश था, लेकिन सृष्टि के चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं थे। मीरा की तो हवायां उड़ी हुई थी, उसे डर लग रहा था कि अब सब रियांशी की तरफ न हो जाए। उम्मीद है आप सब के आंखों में बंदी पट्टी खुल चुकी होगी, सच का आईना भी देख लिया होगा। अनिरुद्ध की आवाज से सबका ध्यान टूटा। हाँ, हम मानते हैं हमसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन क्या हम इतना भी हक नहीं रखते पिताजी की अपनी बच्ची के बारे में जान सके, उसकी शादी के बारे में जान सके? क्या हमें कोई हक नहीं है? आलोक जी ने रघुवीर जी से सवाल किया। उनकी आवाज में पीड़ा और गुस्से का मिलजुला सार था। नहीं, आपको कोई हक नहीं है हमारी बच्ची के बारे में जानने का, क्योंकि जब हमारी बच्ची को आप सबकी जरूरत थी तब न तो आप उनके पास थे, न आपकी धर्मपत्नी, आपके बेटों के तो क्या ही कहने। हमने सब पता किया कल रात के बारे में, कैसे आपकी बेटी मीरा की दोस्त हमारी बच्ची के बारे में अपशब्द कह रही थी, लेकिन आपके बेटों का खून नहीं खोला। लेकिन जब रियांशी ने मीरा को अडॉप्टेड कहा तब आपके बेटे को मिर्ची लग गई, और आज भी कैसे इन्होंने हमारी बच्ची पर एक बार फिर से इल्जाम लगा दिया। रघुवीर जी ने ये सब बहुत ही स्पष्ट और कठोर शब्दों में आलोक जी को देखते हुए कहा। उनके कहते ही सभी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। रघुवीर जी की हर एक बात सच थी। मैं नहीं मानती इस शादी को, पृथ्वी जी की शादी मेरे साथ होने वाली है, मीरा ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में भी चीख रही थी, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, उसे ये भी नहीं पता था कि वह कैसे रिएक्ट कर रही है। वहीं सभी अपने गिल्ट से बाहर आकर सभी का ध्यान एक बार फिर शादी के टॉपिक पर आ गया। सभी को अब मीरा के लिए बुरा लग रहा था। मीरा पागलों की तरह चीख रही थी। मीरा का ध्यान अब पृथ्वी और रियांशी के हाथों की तरफ गया जो एक दूसरे में उलझे हुए थे। मीरा पृथ्वी और रियांशी का हाथ चुराने की कोशिश करते हुए कहती है, पृथ्वी जी सिर्फ मेरे हैं, तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकती, वह तुमसे शादी नहीं कर सकते, उनकी पत्नी सिर्फ मैं बन सकती हूँ, तुम नहीं। ये सब कहते हुए मीरा एकदम पागल लग रही थी। परिवार वाले तो मीरा का ये पागलपन देखकर सदमे में थे, क्योंकि मीरा उनकी नज़रों हर मुश्किल सिचुएशन में धीरज रखने वाली थी। वहीं पृथ्वी और रियांशी का चेहरा सर्द हो रहा था। मीरा के इस एक्शन से रियांशी ने धीरे से मीरा के कानों के पास जाकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे पागलों वाली हरकतें करके तुम अपनी बनाई हुई इमेज को बिगाड़ रही हो। रियांशी के कहने पर मीरा का ध्यान सभी पर, सभी मीरा को ही देख रहे थे। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यही मीरा के साथ हो रहा था।
सभी चिंता में आ गए। उनकी नज़रों में मीरा के लिए पृथ्वी और रियांशी की शादी हो जाना सदमे के बराबर था, और ये था भी वह रियांशी से हर एक चीज़ छीनना चाहती थी, और उसने किया भी। लेकिन आज सालों पुराना सच बाहर आया था, साथ में ये भी कि पृथ्वी और रियांशी मैरिड है। इसलिए उसने पागलों की तरह रिएक्ट किया। मीरा को अचानक से कुछ समझ नहीं, इसलिए उसने बेहोशी का नाटक किया और बेहोश होकर गिर गई। वह तो वक्त रहते स्वयं ने संभाल लिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर भी मीरा की फ्रेंड थी, इसीलिए उसने भी मीरा का साथ दिया और सभी को ये बताया कि उसे सदमा लगा है, इसलिए बेहोश हो गई। आकृति जी की आंखों में आंसू आ गए। वह मीरा को इस तरह से नहीं देख सकते थे। अपर्णा जी का चेहरा उतरा हुआ था। भले ही ये बात प्रूफ हो चुकी थी, रियांशी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन वह कहते हैं न, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मीरा ने अपर्णा जी की नज़रों में कुछ इसी तरह की इमेज बनाई थी अपनी। उन्हें बस मीरा ही अपनी बहू के रूप में चाहिए थी। आई नो, मैंने आप सभी को बहुत वेट करवाया है, लेकिन मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए और स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड डेज बहुत पेनफुल होते हैं। ये आप सभी जितनी भी गर्ल्स है सभी समझती होगी, और ये बात मैंने पिछले चैप्टर के कमेंट बॉक्स में भी बताया था। आज का चैप्टर छोटा है, जो कि 1000 वर्ड्स का है। ओनली ये वर्ड्स लिमिट है पब्लिश करने की। मैंने इतना ही लिखा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लें मुझे। जब जब टाइम मिलेगा मैं एक साथ 2 चैप्टर पब्लिश करूँगी। और किसी ने मुझसे कहा था कि मैं राइटिंग छोड़ रही हूं, तो ऐसा कुछ भी है, बस मैं 2 दिनों से बेड पर थी। चैप्टर 25 रीति रिवाज से शादी। राय सिंघानिया मैंशन। मीरा अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी। वैसे भी अगर वह तुरंत होश में आ जाती तो उसके नाटक के बारे में सभी को पता चल जाता। सभी लिविंग हॉल में बैठे थे। सभी के लिए ये बात हजम कर पाना लगभग नामुमकिन था कि पृथ्वी और रियांशी मैरिड है। लेकिन पृथ्वी को क्या ही फर्क पड़ने वाला था किसी से। वह तो अपना मन मारकर वहां सोफे पर बैठा हुआ था, नहीं तो उसका मन तो अपनी अर्धांगिनी के साथ अकेले में वक्त बिताने का था। पिताजी, क्या हम जान सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया? आकृति जी ने रघुवीर जी से सवाल किया। और हमने क्या किया? रघुवीर जी ने आकृति जी को देखते हुए कहा। पिताजी, आप घर के बड़े हैं, आप ये बात जानते थे कि पृथ्वी और मीरा की शादी होने वाली थी, फिर भी आपने पृथ्वी की शादी रियांशी से करवा दी। आपको एक बार भी मीरा का ख्याल नहीं आया? जब उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, वह कैसे संभालेगी खुद को, उसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। आकृति जी ने रघुवीर जी से कहा। यही सवाल अपर्णा जी और पूरे राय सिंघानिया परिवार के मन में था। और रियांशी, आपने कैसे पृथ्वी से शादी कर ली? आपको क्या नहीं पता था कि पृथ्वी मीरा के होने वाले पति थे? आखिर आप ऐसे कैसे कर सकती है? आकृति जी ने रियांशी को देखते हुए कहा। आकृति जी, जो सुबह और अभी होने वाली घटना से डर चुकी थी, उसी डर को उन्होंने गुस्से में जाहिर करते हुए कहा। मिसेज राय सिंघानिया, पहली बात तो पृथ्वी मेरे पति है, और बार बार आप उनका नाम अपनी बेटी के साथ जोड़ना बंद कीजिए। और रही बात शादी की, तो शादी तक हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था ये वही है जिनको आपने मंदिर का प्रसाद समझकर अपनी बेटी को देने चली थी। खैर, हमारी और इनकी शादी इसलिए वही क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में थे, वरना आप ही सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया में पृथ्वी लंदन ही क्यों आते और उसी कॉलेज में पढ़ना जहां हम पढ़ते थे। इतना ही नहीं, कॉलेज में और भी तो बहुत सारी लड़कियां थी, उनका दिल हम पर ही क्यों आता, हमसे ही प्यार क्यों होता, हमसे ही शादी क्यों करते, और भी कोई मिल सकती थी न इनको। रियांशी, जो खुद को कंट्रोल करके बैठी थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आकृति जी बार बार पृथ्वी का नाम मीरा के साथ जोड़ रही थी, इसीलिए उसने ये सब कहा। अपने पिछले जन्म के घटनाओं की वजह से रियांशी बहुत ही पॉजेसिव हो चुकी थी। आपको पता था न पृथ्वी की शादी के बारे में? आप गए भी थे, फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों हमें अंधेरे में रखा? और पृथ्वी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपर्णा जी ने पृथ्वी के पापा से पूछा, फिर एक नज़र पृथ्वी को देखते हुए कहा। उनकी बातों में नाराज़गी और गुस्सा दोनों ही का मिश्रण था। हाँ, हमें सब कुछ पता था और हम गए भी थे शादी। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इनकी शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है। अभय ने रियांशी का कन्यादान किया है, अनिरुद्ध और आयुषी ने भाई भाभी होने का पूरा फर्ज अदा किया है, और हमने आपको नहीं बताया क्योंकि आप किसी भी हालत में पृथ्वी की शादी मीरा से करवाने वाली थी, और आप इसे
रोकने की पूरी कोशिश भी करती पृथ्वी आपको बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हमें पता चल गया। जब हमें ये खबर मिली कि पृथ्वी अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते थे कि वह लड़की कौन है। जब हमें पता चला कि वह रियांशी है तो हमने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि रियांशी ही हमेशा से हमारी पहली और आखिरी पसंद थी। पृथ्वी के लिए हमें मीरा कभी भी अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं थी, लेकिन हम ये बात कह नहीं पाए क्योंकि हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए कभी कह नहीं पाए। पृथ्वी के पापा की बात सुनकर हर कोई शौक था। उनका ये कहना कि वह मीरा को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, सोने पर सुहागा ही हो गया। पृथ्वी के पापा ने शादी सारे रीति रिवाज पर की गई। यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह एक राजपूत है और राजपूतों में रीति रिवाजों का बहुत महत्व है, ताकि आगे चलकर किसी को कोई बहाना न मिले कुछ भी कहने या करने का। जैसे ही पृथ्वी के पापा ने कहा कि अभय जी ने कन्यादान किया है और अनिरुद्ध ने भाई होने का फर्ज निभाया है, वैसे ही आलोक जी और आकृति जी, रुद्र और स्वयं के दिल में टीज उठी। वह अपनी बेटी अपनी बहन के लिए कोई महत्व नहीं रखते, तभी तो उसने इतना भरा हक उनसे छीन लिया। उनकी बेटी ने उनसे कन्यादान करने का हक छीन लिया, शादी में शामिल होने का हक छीन लिया। छीने भी क्यों न, आखिर उन्होंने किया ही क्या है अपनी बेटी के लिए सिवाय दुख तकलीफ देने के अलावा। अभी भी उनमें से किसी ने भी रियांशी से माफ़ी नहीं मांगी, बस शादी वाली बात लेकर बैठ गए क्योंकि मीरा का दिल टूट गया। आलोक जी ने मन ही मन सोचा। और वैसे भी जैसा हमने कहा कि पृथ्वी की शादी इस घर की बेटी से तय हुई थी, तो उनकी शादी इस घर की बेटी से ही हुई है। आप सब भूल सकते हैं कि मीरा नहीं रियांशी इस घर की बेटी है, लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते। तो अब ये शादी वाला टॉपिक यही खत्म हुआ और हम जल्द ही पृथ्वी और रियांशी की शादी फिर से करवाएंगे। वैसे भी उनकी शादी को 5 साल होने वाले हैं, पृथ्वी के दादाजी ने कहा। चैप्टर 26 डोंट रीड राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी।
पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा।
पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? चैप्टर 27 आलोक जी का टूटना। राय सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। कल के हुए तमाशे के कारण माहौल तनाव भरा था। बस कुछ लोगों के लिए जो मीरा नामक चुड़ैल के भक्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। पृथ्वी और रियांशी का कमरा। पृथ्वी और रियांशी के मैरिड होने के बारे में सभी को पता चल गया था, तो पृथ्वी पूरे हक से रियांशी को अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था। वैसे तो पृथ्वी हर रात रियांशी के पास उसके कमरे में जाकर उसे अपने बाहों में भरकर सोता था, लेकिन कल की बात ही अलग थी। पृथ्वी बेड पर बैठा हुआ था और रियांशी उसके लेप पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। पृथ्वी उस स्कॉल्प मसाज दे रहा था। रियांशी के गालों पर आकृति जी के उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिन्हें देखकर पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह मीरा को अच्छे से सबक सिखाएगा, क्योंकि इन सब की जड़ वह मीरा ही थी। उसने आकृति जी को पिछले दिन अच्छे से वार्निंग दे दी थी। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आलोक जी और आकृति जी के कमरे का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। स्वयं और रुद्र भी उन्हीं के कमरे में मौजूद थे। आलोक जी और आकृति जी में से कोई भी पूरी रात नहीं सोया था। ये उनके आंखें देखकर ही पता चल रही थी। आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें एक बार भी मीरा का ख्याल नहीं आया। स्वयं ने कहा, बस कीजिए स्वयं, बहुत कर ली आप सबने बकवास, अब हमारी सुनिए। आप कह रहे हैं न तो पिताजी ने गलत किया है, तो क्या गलत किया है उन्होंने? इतना कहते ही आलोक जी, आकृति जी और रुद्र स्वयं की तरफ देखने लगे। आलोक जी के सवालों को सुनकर सब एक पल को हैरान हो जाते हैं। हम बताते हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने गलत होने से बचाया है। गुनहगार तो हम सब पहले से ही, हमने पाप भी बहुत किए हैं, भले वह जानबूझकर न हुए हो, लेकिन हम सभी की एक गलती के कारण हमारी बेटी का पूरा बचपन बर्बाद हो गया। ये सब कहते वक्त आलोक जी बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्होंने आगे कहा, जिस बच्ची को यहाँ राजकुमारियों से जैसे बड़ा होना चाहिए था, वह आम बच्चों के मुकाबले काफ़ी बुरी तरह हुई। जिस उम्र हमें हमारी बच्ची को प्यार करना चाहिए था, उस उम्र में हमने हमारी बच्ची को दुत्कारा, उसे खुद से दूर कर दिया, उस गलती के लिए जो उन्होंने की भी नहीं थी। जब हमारी बच्ची वापस आए तब भी हम सभी उसे कभी प्यार से गले तक नहीं लगाया, उनसे बेरुखी से पेश आए, पर वह फिर भी हमसे कोई शिकायत नहीं करती थी।
हम मानते हैं हमने अपने दोस्त को वादा किया था कि हम उनकी बेटी को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे और हमने अपने दोस्त से किया वादा पूरा भी किया, लेकिन इन सब चक्कर में हम खुद से किया हुआ वादा भूल गए। हमारी बच्ची का जब जन्म हुआ था तब हमने खुद से ये वादा किया था कि हम उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक न करेंगे, न ही उनकी आंखों में कोई आंसू आने देंगे। लेकिन हमारे जैसा बदकिस्मत इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो हर बार अपनी बेटी की आंखों में बहते हुए आंसुओं का कारण बना। इतना कहते ही आलोक जी काउच से नीचे जमीन पर बैठकर पुट पुट कर रोने लगे। आलोक जी को इस तरह रोते देख सभी को बहुत दुख ही रहा था और उनकी बातों ने सभी को सच्चाई का आईना दिखाया था जो वह मानने से इनकार कर रहे थे। कहीं न कहीं उन सभी का झूठा ईगो बीच में आ जा रहा था। रुद्र जैसे ही आलोक जी को उठाने को आगे बढ़ाता है वैसे ही आलोक जी ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और आगे कहने लगे। जैसे ही पिताजी ने ये कहा कि अभय ने कन्यादान किया है, हमें बहुत बुरा लगा। हमारी बेटी हमसे इतनी दूर हो चुकी है कि वह न तो हमें अपनी शादी के बारे में बताना चाहती है, हमारी बेटी हमसे बहुत दूर हो गई है। आज हमें पता चला जब आपका हक किसी और को दे दिया जाता है तो कैसा लगता है। हमारी बच्ची का कन्यादान करने का हक तो हमारा था न, लेकिन उन्होंने वह हक अभय को दे दिया। हमें अभय से बहुत जलन हो रही है, वह अभी वहाँ है जहाँ हमें होना चाहिए था। हम ये आप सभी को क्यों बता रहे हैं? आप सबकी सुई बस एक ही चीज़ पर अटक चुकी है, वह है पृथ्वी ने रियांशी से शादी कर ली। मीरा का दिल टूट गया। अरे किसी ने हमारी बच्ची के टूटे हुए दिल को देखा है जो न जाने कितनी ही बार टूटा है। उतने टुकड़े तो शीशे के भी नहीं होते होंगे जितने हमारी बच्ची के दिल के हुए हैं। आप सभी ने एक बार भी रियांशी से माफ़ी मांगी है जाकर अपने किए गए गुनाहों का, और आप आकृति आपने बिना सोचे समझे रियांशी को थप्पड़ मार दिया। एक बार भी पूरी बात पता करने की कोशिश नहीं की आखिर सच्चाई क्या है। पिताजी ने बस वही रियांशी को दिया जिस पर उनका हक था और पृथ्वी पर हमेशा से रियांशी का हक था, और ये बात आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आलोक जी ये सब बहुत ही इमोशनल वे में बोल रहे थे। आलोक जी जो कब से अपने परिवार की देखे जा रहे थे और उनके दोहरे व्यवहार को भी आखिर में उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनका सालों पुराना गुस्सा आज आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। आलोक जी की बातों ने सभी को आईना दिखा दिया कि वह कितना गलत कर रहे हैं। हमेशा से एक को खुश रखने की चाहत में दूसरे से उसकी खुशी हमेशा छीनी गई है। मैं रियांशी को माफ़ी की मूर्त नहीं बनाऊंगी। मैं जैस को तैसा मैं बिलीव करती हूँ तो रियांशी किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। चैप्टर 28 आकृति जी, रुद्र और स्वयं की बातें। राय सिंघानिया मैंशन। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आप सभी को पता है जब से हमारी बच्ची घर आई है हमने उनके मुंह से अपने लिए एक बार भी पापा नहीं सुना है। हमारी बच्ची जो हमेशा स्कूल से आने के बाद हमें ढूंढती थी आज वह हमें एक नज़र देखती तक नहीं है, और यही बात हमारे दिल को कचोट रही है। हम अंदर ही अंदर मर रहे हैं, घुटन होती है हमें जब हमारी राजकुमारी हमें मिस्टर राय सिंघानिया कहती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये शब्द सुनने से अच्छा हम मरना ज़्यादा पसंद करें। ये सब कहते वक्त आलोक जी का गला इतना भर आया था कि उनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। वह लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और आंसुओं से भरी हुई थी। आलोक जी की ऐसी हालत देखकर आकृति जी, रुद्र और स्वयं को बहुत बुरा लग रहा था। उन तीनों के पैर अपने जगह पर जम गए, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। आलोक जी आज अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा उन्होंने तो कभी भी महसूस नहीं किया था, और अपने इस एहसास की वजह भी वह खुद ही थे। उनकी खुद की गलतियों की वजह से ये दिन उन्हें देखना पड़ रहा था जहां उनकी बेटी उन्हें अपना पिता नहीं मानती, जो बेटी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, जो बेटी अपने पापा को सबसे ऊपर रखती थी, आज वही उन्हें एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती है। थोड़ी देर बाद आलोक जी ने अपनी बढ़ी हुई सांसों को नियंत्रित किया और खड़े होकर बिना किसी की तरफ देखे स्टडी रूम की तरफ चले गए। उन्होंने सोच लिया था कि वह अपनी हर गलती सुधारेंगे, हर वह कोशिश करेंगे कि रियांशी उनके साथ पहले जैसा बिहेव करने लगे। हर वह कोशिश करेंगे कि रियांशी उन्हें माफ़ कर दे। हालांकि ये बात उन्हें भी पता थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। उनके बिहेवियर से रियांशी के मन को गहरा घाव लगा था, और कहते हैं न कि तन के घाव भर भी जाए मन के नहीं भरते, वह हमेशा हरे ही रहते हैं, और ये ही रियांशी के साथ भी था। आलोक जी अपने गिल्ट को कम करने के लिए अपने आप को झूठी उम्मीद, एक झूठा दिलासा दे रहे थे। आलोक जी के जाने के बाद आकृति धम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी, उनके पैरों में जान ही नहीं बची थी। आज तक आकृति जी ने काफ़ी गलतियां की थी, लेकिन आलोक जी ने उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और हमेशा उनका साथ दिया। आज आलोक जी के कहे गए शब्द उन्हें झंझोर गए। यही सब सोचकर आकृति जी फफक के रो पड़ी।
आकृति जी ने उसी तरह रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हम अपनी ही बच्ची के गुनहगार हैं, हम हत्यारे हैं, अपनी बच्ची के बचपन के, अपनी बच्ची की मासूमियत के, हमने अपनी कोख से जन्म दी हुई संतान की तकलीफ पहुंचाई है। दुनिया कहती है पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन हमने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया, हम माता से कुमाता बन गए। इतना कहने के बाद आकृति जी अपने हाथों को देखने लगी और अपने हाथों को देखते हुए उन्हें रियांशी पर अपना हाथ उठाना याद आ रहा था। यही सब याद करते हुए आकृति जी अपने हाथ जमीन पर मारे जा रही थी। रुद्र और स्वयं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आंसू तो उनकी आंखों में भी थे जिन्हें वह रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आकृति जी, रुद्र और स्वयं की आंखों के सामने वह सारे फ्लैशबैक आने लगे, कैसे उन्होंने रियांशी को ट्रीट किया था। उसकी वह मासूम आंखें जो कभी खुशियों से भरी होती थी, धीरे धीरे उन आंखों में खुशियों की जगह आंसू, दुख, उदासी और अकेलेपन ने ले ली। रुद्र ने आकृति जी को साइड हग करते हुए कहा, नहीं माँ, आप बुरी नहीं है, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मदर है, प्लीज़ अपने बारे में ऐसा मत कहिए, और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने बस मीरा को वह प्यार देने की कोशिश की है ताकि उसे कोई कमी महसूस न हो, उसे ऐसा न लगे कि उसके माँ बाप नहीं है, और हमने भी उसे कभी इस तरह से कभी ट्रीट नहीं जिसे उसे ये लगे हम उसका अपना परिवार नहीं है। लेकिन इन सभी के चक्कर में हमसे बस एक गुनाह हो गया जिसकी शायद कोई माफ़ी नहीं है। हमने हमारी बहन पर भरोसा नहीं किया, हमने सब अपने हाथों से खराब कर दिया। अब हमें ही सब ठीक करना होगा, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रियांशी हमें माफ़ कर दे। चैप्टर 29 मीरा का साइको रूप। राय सिंघानिया मैंशन। अपर्णा जी का कमरा। अपर्णा जी नाराज बैठी थी। वही पृथ्वी उनके बगल में बैठा उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट वह पृथ्वी से बात तो क्या उनकी तरह देख भी नहीं रही थी, जिससे पृथ्वी निराश हो गया और एक बार बाहर दरवाजे की तरफ देखा जहां रियांशी खड़ी थी। वह चाहती थी कि अपर्णा जी उसे दिल से अपनाए, उसे वैसा प्यार करे जो एक माँ अपनी बेटी से करती है। इसके लिए उसने पहले उनके दिल में अपनी जगह बनाने के बारे में सोचा, लेकिन सब उल्टा ही हो गया। वह कहते हैं न, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, आप चाहे उसे अपनी तरफ से करने की लाख कोशिश कर ले। रियांशी अभी बाहर ही थी कि तभी रियांशी के सिर पर हाथ रखते हुए पृथ्वी के पापा ने कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चा, वह तुम्हें राजपूतों की बहू के रूप में और पृथ्वी की अर्धांगिनी के रूप में जरूर स्वीकार करेगी, तुम्हें वह प्यार भी देगी जो तुम डिजर्व करती हो, जो तुम चाहती हो। सब्र रखो बेटा। अपर्णा के लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं है क्योंकि वह पृथ्वी को बहुत प्यार करती है। बचपन से ही पृथ्वी हर एक काम अपर्णा को बताकर या पूछ कर करता। आज अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला उसने बिना अपर्णा को बताया या पूछे लिया है। इससे अपर्णा थोड़ी आहत हुई है, लेकिन पृथ्वी का प्यार इस घाव को भर देगा। इसके बदले में रियांशी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और उन्हें साइड हग कर लिया। तभी वहां अनिरुद्ध भी आ गया और रियांशी को चीयर अप किया और उसे हंसाने की कोशिश करने लगा, और रियांशी की उदासी दूर हो गई और वो मुस्कुराने लगी। ये सब दूर खड़े आलोक जी भी देख रहे थे, कैसे पृथ्वी के पापा ने रियांशी को संभाला, उसे हिम्मत दी। वह हर एक चीज़ जो उन्हें करनी चाहिए थी वह पृथ्वी के पापा रतन जी कर रहे थे। वह रियांशी को एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये सब देखकर आलोक जी को अपने लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। इस दृश्य ने उनके अंदर पनप रहे आत्मग्लानि की भावना को और इजाफा कर दिया। यही सब दूर खड़े रुद्र स्वयं और आकृति जी ने भी देख लिया, कैसे आलोक जी रियांशी और रतन जी को देख रहे हैं। दरअसल वह तीनों ही आलोक जी को देखने के लिए बाहर आए थे। उन्होंने देखा था कि आलोक जी की हालत खराब थी, वह मेंटली डिस्टर्ब है, कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। और उन्हें पता था कि आलोक जी हो ना हो स्टडी रूम ही जाएंगे, और स्टडी रूम में जाने का रास्ता अपर्णा जी और रतन जी के कमरे के बाहर से होकर गुजरता है। अनिरुद्ध को रियांशी को सपोर्ट करते हुए और हंसाने की कोशिश करते हुए रुद्र और स्वयं ने भी देखा, कैसे वह रियांशी को खुश करने के लिए अजीबोगरीब शक्ल बना रहा है और अतरंगी हरकतें कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने बारे में सोचा, कैसे वह दोनों मीरा की चिंता कर रहे थे, बार बार उसके दर्द के बारे में, उसके दिल के दर्द के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एक बार भी रियांशी के दर्द के बारे में, उसके जख्म के बारे में नहीं सोचा जो न जाने कितने साल पुराने हैं, जो अब नसूर बन गए होंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस सच के बाहर आने पर रियांशी पर भी असर पड़ेगा, अपर्णा जी नाराज होगी, उसके दिल को और जख्म मिलेगा, बल्कि वह मीरा के दिल टूटने की वजह से रियांशी और पृथ्वी को कोस रहे थे। उन्हें अपने आप को रियांशी का भाई कहलवाने का कोई हक नहीं है, रियांशी का भाई कहलवाने के उनके कोई कर्म ही नहीं है।
कमरे के अंदर पृथ्वी जब बार बार अपर्णा जी को मानने की कोशिश कर रहा था, जब वह नहीं मानी तो आखिर में पृथ्वी सिर्फ इतना ही कहा, आपकी ये नाराज़गी बस कुछ वक्त के लिए है और मैं आपको माना लूँगा, मैं नहीं माना पाया तो मेरा सरप्राइज आपको मना लेगा। इतना कहकर पृथ्वी कमरे से बाहर आ गया। वह अपर्णा जी को प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। अपर्णा जी रियांशी को पसंद करे तो दिल से करे, न कि प्रेशराइज होकर। अगर वह प्रेशराइज होकर ये करती भी है तो वह प्यार रियांशी को नहीं मिलेगा जो वह चाहती है, जो वह डिजर्व करती है। पृथ्वी के जाने के बाद अपर्णा जी सोच में पड़ गई, आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज है पृथ्वी के पास जिससे वह मनाएंगे। उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और वह लेट गई। वैसे भी वह आज काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, उन्हें आराम की ज़रूरत थी, जिससे जल्द ही उनकी आंख लग गई। मीरा का कमरा। सभी के जाने के बाद मीरा उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल दिख रही थी। उसकी आंखों में रियांशी को जान से मार देने का इरादा था। मीरा उठकर फ्रूट बास्केट के पास गई और उसमें से एक चाकू निकालकर अपने हाथ में पकड़कर अजीब तरह से घुमाते हुए कहा, रियांशी रियांशी, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक चीज़ छीनी है, बहुत जल्द मैं तुमसे पृथ्वी को भी छीन लूंगी, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ मेरे है, सिर्फ मेरे। में अपने और पृथ्वी के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और कोई बीच में आएगा तो उसे भी। इतना कहकर मीरा पागलों की तरह हंसने लगती है। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि मीरा को मेंटल प्रॉब्लम है, उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मीरा ने अपनी ये साइड सभी से छिपा कर रखा था। वह सभी के सामने बहुत इनोसेंट थी, बहुत काइंड और मासूम थी। आप सबसे मेरा सवाल है, आप सभी को मेरी नोवेल लाइव दिख रही है? मुझे जानना है मेरी मेहनत पानी में जा तो नहीं थी। चैप्टर 30 सगाई। पृथ्वी का इंतजार। राय सिंघानिया मैंशन। पिछली रात किसी के लिए आंसुओं भरी थी तो किसी के लिए सुकून भरी, तो किसी के लिए इंतकाम का आगाज था। इसी तरह सभी की रात बीत चुकी थी। सुबह का वक्त। आज सुबह ही रघुवीर जी ने ये बताया कि पृथ्वी और रियांशी की सगाई होगी रुद्र और सृष्टि के सगाई के साथ, जो कि आज शाम को ही थी। वैसे जैसे घर का माहौल था ये सब कोई करना नहीं चाहता था, पर सभी मेहमानों को निमंत्रण जा चुके थे। ऐसे में बैकआउट करना मतलब सिंघानिया और राजपूतों की बेइज्जती होना। सगाई की बात सुनकर रियांशी काफ़ी खुश थी, क्योंकि पिछली बार पृथ्वी ने सीधा उसे उठाकर शादी की थी। फ्लैशबैक। कॉलेज टाइम। दरअसल हुआ यूँ था कि कॉलेज टाइम पर पृथ्वी तो था ही रियांशी का दीवाना। वह न तो रियांशी के पास फटकता, न किसी को फटकने देता। वह न तो रियांशी को स्टॉक करता, वह बस दूर से ही रियांशी को देखता। जिसकी खबर रियांशी को भी थी, उसे भी पृथ्वी काफ़ी अच्छा लगता था, वह भी उससे प्यार करने लगी थी, जिसका एहसास उसे खुद भी न था। कुछ दिनों के लिए पृथ्वी इंडिया आया हुआ था, जिसकी खबर रियांशी को नहीं थी, और वह उसे देखने के लिए बेचैन हो गई थी, जिसके लिए उसने पृथ्वी के क्लोज दोस्त सक्षम से पृथ्वी के बारे में पूछा। सक्षम को पता था पृथ्वी कहाँ गया है, पर उसने रियांशी को नहीं बताया। लेकिन उसने पृथ्वी को चिढ़ाने के लिए अपनी और रियांशी की फ़ोटो पृथ्वी को सेंड कर दी, जिसे देखकर पृथ्वी बहुत चिढ़ गया, क्योंकि सक्षम उससे हमेशा कहता था कि अगर रियांशी पृथ्वी से नहीं मानी तो वह रियांशी पर ट्राई करेगा। इसी बात को याद करते हुए पृथ्वी का माथा ठनका और उसी समय अपर्णा जी के कमरे में गया था, ये बताने कि वह वापस लंदन जा रहा है। लेकिन अपर्णा जी वहां नहीं थी, रतन जी थे। पृथ्वी उन्हें बता कर गया कि वह शादी कर रहा है। रतन जी को उसकी बातों में सीरियसनेस नजर आई, इसीलिए वह भी बिना बताए पृथ्वी के पीछे पीछे चले गए, कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जब रियांशी को देखा, फिर अभय ही को, तब उन्हें समझने आया कि वह रियांशी से शादी करना चाहता है। इसलिए उन्होंने भी मना नहीं किया, क्योंकि वह रियांशी को हमेशा से अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे। इसी कारण उनके और पृथ्वी के बीच में अनबन बनी रहती। लेकिन बेचारे पृथ्वी को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके पापा अचानक से क्यों उसे नाराज रहने लगे, इसीलिए वह इन सब से बचने के लिए लंदन आ गया था। खैर, पृथ्वी और रियांश की शादी के बाद उनके बीच सब कुछ पहले जैसा हो गया। पृथ्वी लंदन जाकर सीधे अभय जी से मिलने उनके पास गया और जाकर उन्हें सीधा ही यह बता दिया कि वह रियांशी से शादी करना चाहता है। ये वह एक तरह से पूछ नहीं रहा था, वह बता रहा था। अभय जी को पृथ्वी का ये बेखौफ अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने उसी पल से पृथ्वी को अपना दामाद मान लिया। रतन जी को देखकर तो वह अपने फैसले पर और श्योर हो गए। इसके बाद पृथ्वी सीधा कॉलेज गया और रियांशी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले उसे अपने कंधों में उठा लिया और सीधा उसे शादी के मंडप में बैठाया। ये सब देखकर रियांशी पूरी तरह से शॉक थी, लेकिन वहां पर अभय जी को देखकर उसे राहत मिली। वह समझ गई कि वह आज शादी करके ही मानेगा।
रियांशी को पता था कि पृथ्वी उससे प्यार करता है, लेकिन वह सीधा उससे शादी करेगा ये नहीं पता था। न कोई प्रपोज न कोई दोस्ती, लेकिन रियांशी ने कुछ नहीं कहा, उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह भी पृथ्वी से भी प्यार करती थी, तो न कहने का कोई कारण भी नहीं बनता था। हाँ, तो ऐसे ले गए थे हमारे दूल्हे राजा पृथ्वी अपनी दुल्हनिया रियांशी को। आखिर बंदा हद से ज़्यादा पॉजेसिव जो है, कुछ अनोखे तो होंगे। प्रेजेंट टाइम। ये सब सोच सोच कर रियांशी स्माइल कर रही थी। पृथ्वी उसे ही देख रहा था और पृथ्वी को पता भी था कि वह स्माइल क्यों कर रही है। रियांशी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ कहने की हालत में नहीं थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी शादी आगे चलकर पृथ्वी जी से होगी, लेकिन जब मैंने सुना कि उन्होंने तुमसे शादी की तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मीरा ने हाल में आते हुए रियांशी से कहा। मीरा सभी को ऐसे दिखाना चाहती थी कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है और उसे अपने कल की गई गलती पर पर्दा भी डालना था, अपनी इमेज सुधारनी थी। कुत्ते पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, और तुमने ये गलतफहमी पाल ली कि पृथ्वी तुम्हारे है जबकि वह हमेशा से ही मेरे थे, रियांशी ने मीरा को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वह बिल्कुल भी उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। रियांशी की बात सुनते ही मीरा का चेहरा काला पड़ गया। उसने सभी की तरफ देखा कि कोई उसकी तरफ से बोलेगा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। शाम का वक्त। इसी तरह शाम हो गई, सगाई का वक्त भी आ गया। राय सिंघानिया मैंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि घर के बड़े बैठे और प्रिंसेस की सगाई थी। रियांशी को हमेशा से ही सिंपल रहना पसंद था, इसी सादगी पर तो हमारे पृथ्वी बाबू मर मिटे हैं। रियांशी को पृथ्वी हमेशा से ही साड़ी में ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए उसने आज साड़ी पहनी थी जो पीच कलर में थी। बालों का खूबसूरत बन बनाया था, गले में रियल डायमंड का नेकलेस, आंखों में आईलाइनर और होठों पर न्यूड कलर की लिपस्टिक। इसी में रियांशी जहर लग रही थी। पृथ्वी ने भी रियांशी के मैच के ही कपड़े पहने थे, हमेशा की तरह वह भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर सभी लड़कियां पागल हुए जा रही थी। मीरा तो अपनी नज़रें ही पृथ्वी से नहीं हटा पा रही थी। सृष्टि और रुद्र ने मैच करते हुए आउटफिट पहने थे जो गोल्डन और ब्लू में थे। पृथ्वी, रियांशी के सारे दोस्त एक से भरकर एक हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे थे। घर के सभी बड़े भी किसी से कम नहीं थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी तो किसी के चेहरे पर खुशी के साथ मायूसी थी। पहले रुद्र और सृष्टि की सगाई हुई, जिससे सबने ढेरों बधाइयां दी, और अब पृथ्वी और रियांशी की सगाई की बारी आई तो पृथ्वी ने रियांशी को अंगूठी नहीं पहनाया, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज हो गए। आखिर पृथ्वी रियांशी से सगाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या वह किसी से नाराज है? अभी कोई कुछ कहता तभी पृथ्वी ने कहा, आप सभी ज़्यादा न सोचे, एक्चुअली हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके आते ही हम सगाई कर लेंगे। अब सभी यही सोचने लगे, ऐसा कौन है जिनका पृथ्वी इंतजार कर रहा है, और यही सोचकर सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। आखिर ऐसा कौन है जिनका पृथ्वी इंतजार कर रहा है? चैप्टर 31। रियांश प्रत्यांश प्रत्याशी। सभी अपने अपने सोच में गुम थे कि ऐसा कौन इम्पोर्टेंट पसंद आने वाला है। तभी सभी को बाहर एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद पृथ्वी और रियांशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, और बाकी सब में कोई खुश नजर आ रहा था तो कोई कंफ्यूज। ये सब बातों को एक किनारे करते हुए सभी पृथ्वी और रियांशी के पीछे चल पड़े। बाहर। सभी बाहर आए तो सबने देखा कि एक कार के पास अद्विक खड़ा है और उसके बगल में रिया खड़ी है। अभी सब अपने ही सोच में गुम थे कि तभी एक साथ कई सारे बलून्स हवा में उड़ते हुए नजर आए, जिसमें स्माइल्स बनी हुई थी। ये सब देखकर बाकी सब कंफ्यूज है गए, लेकिन पृथ्वी और रियांशी समझ गए ये किनकी खुराफात है। तभी सभी को कार के पीछे से पैर छोटे छोटे दिखे और उनकी तरफ आ रहे थे। शाम हो गई थी तो अंधेरा होने लगा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि किसी को कुछ भी समझ न आए। सभी उस छोटे छोटे पैरों को देखकर शौक हो गए। वह छोटे छोटे पैर उनकी तरफ ही आ रहे थे। धीरे धीरे उनका विजन साफ हो गया। ये एक छोटी बच्ची थी जिसने प्यारी सी पिच कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, हाथों में प्रिंसेस ब्रेसलेट, पैरों में खूबसूरत सी सैंडल जिसमें चांद तारे बने हुए थे। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि उसकी आंखें फॉरेस्ट ग्रीन कलर की थी और उसका चेहरा बिल्कुल रियांशी से मिलता था। ये सभी देखकर तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अभी सभी को एक शौक मिला था कि दूसरा शौक भी उन्हें जल्द ही मिलने वाला था कि तभी उस लड़की के अगल बगल दो लड़के आकर खड़े हो गए जो उसकी ही उम्र के थे, मानो वह उसके बॉडीगार्ड हो। उन दोनों लड़कों का चेहरा पृथ्वी से मिलता था। उसमें से एक बच्चे की आंख बिल्कुल फॉरेस्टिक ग्रीन थी तो दूसरे की ग्रीन कलर में थी, लेकिन उसमें कुछ नीले रंग भी थे।
तभी वो छोटी बच्ची भागकर पृथ्वी के गोद में कूद गई। पृथ्वी ने भी उसे बहुत अच्छे से बाहों में संभाल लिया। उस बच्ची ने पृथ्वी से नाराजगी भरे अंदाज में कहा, आपको अपनी प्रिंसेस की याद नहीं आई डैड, आप यहाँ आकर मुझे भूल गए। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी जिसे देखकर पृथ्वी का दिल कचोट गया। इसके जवाब में पृथ्वी ने कहा, नहीं माय प्रिंसेस, डैड ने आपको बहुत मिस किया, बस कुछ खराब हालातों की वजह से आप हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, आप हमारे साथ ही रहेंगे अब से। ये बच्ची पृथ्वी की प्रिंसेस अपने भाइयों की एंजल मम्मा की लाडली रियांशी और पृथ्वी की बेटी पृथांशी। इनकी उम्र 3 साल है, बहुत जल्द ही 4 साल की होने वाली है। ये सभी भाई बहन ट्रिपलेट्स है। ये सबसे छोटी है, इनसे बड़े इनके 2 भाई है, एक का नाम रेयांश है और दूसरे का प्रत्यांश। रेयांश सभी से 10 मिनट बड़े है और प्रत्यांश रेयांश से 3 मिनट छोटे है। पृथांशी थोड़ी कमजोर पैदा हुई थी जिससे डॉक्टर ने ये तक कह दिया, अंशी, अब से पृथांशी को अंशी कहेंगे और प्रत्यांश को अंश और रेयांश को रे। जिससे सुनने के बाद पृथ्वी ने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। अगर अंशी को कुछ भी हो जाता तो पृथ्वी पूरे हॉस्पिटल को आग लगा देता। वहीं वो दोनों भाई भागकर रियांशी के पास गए और उसके पैरों से लिपट गए। रियांशी ने झुककर उनके दोनों के माथे पर चूम लिया और फिर उनके चेहरे पर किस्से करने लगी। क्या आप लोगों ने सिर्फ अपने मम्मा पापा को ही मिस किया? नानू, मामा, दादा या बड़े दादा में से किसी को मिस नहीं किया? पीछे से आते अभय जी बच्चों जैसी आवाज में शिकायत करते हुए कहा। मैंने और भाई ने आप सभी को बहुत मिस किया। अंशी ने पृथ्वी की गोद में से ही अभय जी को गाल पर एक किस करते हुए अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा। वहीं वो बाकी सभी को भी किस करने लगी। पृथ्वी की गोद में से ही जब वो अपर्णा जी के पास गई तो उसने उनके दोनों गालों पर किस कर लेती है। ये क्या लाडो, आपने हमें एक गाल पर किस की और अपनी दादी को दोनों, ये तो अन्याय है, रतन जी ने शिकायत करते हुए कहा। हाँ, क्योंकि दादी बहुत ब्यूटीफुल, बिल्कुल डैड की तरह दादू, अंशी ने मासूमियत से कहा। प्रणाम दादी, मेरा नाम पृथ्यांशी है, सब मुझे प्यार से अंशी बुलाते हैं, आप भी मुझे अंशी बुलाना। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़े मेरे 2 भाई हैं। मेरी माता श्री ने मुझे आपके बारे में बताया है, आप उसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अंशी ने बेहद ही मासूमियत से ये सारी बातें कह दी थी जिससे अपर्णा जी का दिल भर आया और उन्होंने प्यार से अंशी और सभी बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया। अरे गुड़िया, अपने मामा से भी तो मिलो, क्या तुम अपने मामा को भूल गई? अनिरुद्ध ने शिकायत करते हुए अंशी से कहा। अनिरुद्ध के इतना कहते ही अंशी झट से पृथ्वी की गोद से अनिरुद्ध की गोद में कूद गई, जिसे देखकर पृथ्वी ने अपनी खा जाने वाले नजरों से अनिरुद्ध को देखा। वहीं ये सब देखकर अंश और रे ने अपना सिर हिला दिया, उन्हें पता था ये उनके मामा और डैड का हमेशा से है। अंश दौड़कर पृथ्वी के पास गया और उसके ऊपर कूद गया जिसे पृथ्वी ने संभाल लिया। अंश ने पृथ्वी के गालों पर किस करते हुए कहा, डोंट बी सैड डैड, मैं हूं ना, आप उदास मत हो, और अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से उसे देखा। रे को तो किसी से भी मतलब ही नहीं था, वह बस रियांशी का पल्लू का छोड़ पकड़ कर खड़ा था। वह मम्मा का बॉय है, उसकी इस आदत के बारे में सभी कोई जानते हैं। वहीं बाकी सब तो पहले अंशी का चेहरा देखकर ही शोक में थे, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची के मुंह से पृथ्वी के लिए डैड सुना था, उनका खून ही जम गया। वह इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे कि वह छोटी बच्ची पृथ्वी और रियांशी के है। चैप्टर 32, पृथ्वी का सम्मान, राय सिंघानिया मैंशन। सभी बेबीज को देखकर शोक में थे। सबसे ज्यादा शोक तो अपर्णा जी, आलोक जी, आकृति जी, रुद्र स्वयं और मीरा को लगा था। मीरा तो पहले ही ये बात पचा नहीं पा रही थी कि पृथ्वी उसके हाथ से चला गया, अब बच्चों के आने से उसके ऊपर बिजली ही गिर पड़ी। अपर्णा जी सोच रही थी कि वह क्या अपने बेटे पर इतना जोर डाल रही थी कि वह उनसे अपने परिवार के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। क्या वह रियांशी के बारे में जो सोचती है वह गलत है? क्या वह वाकई में वैसी नहीं है जो वह उसके बारे में सोचती हैं? वहीं आकृति जी और आलोक जी एक बार फिर से रियांशी की वही बचपन वाली छवि देख रहे थे जिन्हें उन लोगों ने खुद से दूर कर दिया। आज वही बेटी उनसे अपने बारे में बताना नहीं चाहती है। वह न तो अपनी शादी के बारे में बताना चाहती है, न बच्चों के बारे में। आकृति जी और आलोक जी को वह अपनी छोटी सी बेटी याद आ रही थी जो पूरे घर में माँ माँ कर कर आकृति जी के पीछे भागती रहती थी। आज वह खुद माँ बन गई है जिसके बारे में उन्हें कोई खबर तक नहीं है। आखिर कौन से माँ बाप के मन में अपने औलाद की औलादों को देखने की इच्छा न होगी। स्वयं और रुद्र तो एक तक रियांशी और बच्चों को देख रहे थे, उन्हें अंशी में रियांशी दिख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे अनिरुद्ध के बुलाने पर अंशी पृथ्वी की गोद से अनिरुद्ध की गोद में कूद गई।
कैसे अंश ने पृथ्वी को दिलासा दिया, क्या ये सब कभी उनके नसीब में होगा? क्या रियांशी कभी उन्हें बच्चों से ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाएगी कि वह उनके मामा है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब था, वह है नहीं। रियांशी उन्हें अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस तो क्या, वह तो उन्हें उनके साए से भी दूर रखेगी। अगर रियांशी को बच्चों के बारे में बताना ही होता तो वह उनसे छुपाती ही नहीं। अब ये उनके कर्म थे जिनको वह भुगत रहे हैं। शौर्य तो पहले शादी से शोक में था, अब बच्चों को देखकर शोक हो गया, लेकिन उसे खुशी भी थी कि अब वह घर में सबसे छोटा नहीं था, उसे भी छोटा कोई आ गया। इसी खुशी में वह रे के पास गया और घुटने के बल बैठते हुए और उसके बालों को बिगड़ते हुए कहा, है लिटिल चैंप, हाउ आर यू? क्या तुम मुझे जानते हो? इतना कहकर शौर्य बहुत उम्मीद से उसे देखने लगा। रे, जिसे शौर्य का अपने बालों का छूना पसंद नहीं आया, क्योंकि वह इस मामले में पूरे का पूरा पृथ्वी पर गया था, क्योंकि पृथ्वी को भी पसंद नहीं आता था कि कोई उसके बाल छुए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शौर्य को अपने एरोगेंट वे में जवाब देना चाहता था, लेकिन रियांशी के होने पर उसने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा दिया, क्योंकि उसे रियांशी को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, आई एम गुड एंड मुझे पता है आप मेरे चाचू है, डैड ने बताया है आपके बारे में। इतना कहकर रे चुप हो गया। रेयांश को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि पृथ्वी ने अंश और अंशी को गोद में लिया लेकिन उसके पास नहीं आया। क्या उसे उसकी याद नहीं आई? यही सब सोच सोच कर रेयांश अपनी मम्मा के पल्लू को मरोड़े जा रहा था। पृथ्वी अपने बड़े बेटे की हरकतों को देख रहा था। उसे पता था कि वह ये हरकतें क्यों कर रहा है, इसलिए उसने अपना इगोसाइड करते हुए रेयांश के आगे झुक गया और अपनी बाहें फैलाकर उसे आने का इशारा किया। और ये देखकर रेयांश का सारा गुस्सा हवा हो गया और होठों पर स्माइल आ गई। वह दौड़कर पृथ्वी के ऊपर कूद गया, जिसे पृथ्वी ने अच्छे से संभाल लिया और बालों को सहलाने लगा। रघुवीर जी ने आकृति जी और आलोक जी की आंखों में नाराजगी और सवाल देख लिए थे, इसलिए उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, चलो जल्दी चलो, सगाई का समय निकला जा रहा है। एक नज़र बच्चों की तरफ देखकर कहा, और तुम सब, जूनियर रियांशी, जूनियर पृथ्वी, क्या तुम तीनों भाई बहनों को अपने पेरेंट्स की शादी नहीं देखनी? हमने तुम लोगों के लिए ये सब प्लान किया है। आखिर तुम तीनों को ही शिकायत रहती थी कि तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। इतना सुनते ही सभी बच्चों का मुंह बन गया। ये सब देखकर सभी बड़ों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी अंदर जाने लगे, लेकिन आलोक जी, आकृति जी, रुद्र और स्वयं के पैर अपने जगह पर जम चुके थे। उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन होठ सिल चुके थे। उन्हें ऐसे देखकर रघुवीर जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने वही पाया है जो बोया था। इसलिए उन्होंने दरवाजे पर रुक कर ही बिना पलटे उन सभी से बोले, हम जानते हैं आप सभी के मन में बहुत सवाल है, उन सभी का जवाब हम देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, क्योंकि हमारी पोती की सगाई है। ये दिन उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हम उसे आज के दिन उदास नहीं देखना चाहते। आप सब चाहे तो आप सब आ सकते हैं, नहीं तो अपने सवालों का जवाब ढूंढिए या हमारा इंतजार किए। इतना कहकर रघुवीर जी अंदर की ओर चले गए। रघुवीर जी की बात सुनकर सभी उनके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि यह रियांशी का अब कोई भी फंक्शन, कोई भी खुशी मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह काफ़ी कुछ बहुत पहले ही मिस कर चुके हैं। अंदर पृथ्वी और रियांशी एक बार फिर स्टेज पर आ गए और इस बार उनके बच्चे भी साथ थे। अंशी रियांशी के बगल में खड़ी थी और पृथ्वी के बगल में अंश और रे खड़े थे। रियांशी को अंशी ने अंगूठी दी, जो बहुत सुंदर थी, क्योंकि उसमें रियांशी और पृथ्वी के फिंगरप्रिंट थे, जिसे रियांशी ने पृथ्वी को पहना दी और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। पृथ्वी ने भी रियांशी को अंगूठी पहनाई, जिसमें वह सारी डेट्स लिखी वही थी जब वह मिले, जब उनकी शादी हुई, बच्चों का जन्म और टाइम भी लिखी हुई थी, जो ठीक से देखने पर ही दिखती। पृथ्वी ने रियांशी की जिंदगी के सभी खूबसूरत पलों को एक अंगूठी में कैद कर दे दिया, जिससे रियांशी इमोशनल हो गई। इसके बाद पृथ्वी अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए रियांशी का सम्मान करते हुए कहा, रियांशी, तुम मेरी जिंदगी का वह अहम पहलू हो जो सबसे खूबसूरत है। तुम वह पन्ना हो जिससे कितना भी पढ़ लो जिंदगी की किताब में मन ही नहीं भरता। तुम वह हो जो मौत के मुंह में जाकर मुझे पापा बनने का सुख दिया। और ये पृथ्वी राजपूत अपने जिंदगी में बस कुछ ही लोगों के आगे झुकता है, और उनमें से तुम हो, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मेरे अंश, अंशी और रेयांश मेरे पास नहीं होते। तुम्हारा मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। बस एक और चीज की चाहत है, तुमसे हमेशा मेरे साथ रहना। पृथ्वी के ऐसा करने और कहने से रियांशी और ज्यादा इमोशनल हो गई और घुटनों के बल बैठकर पृथ्वी के सीने से लग गई। उन्हें इस तरह से गले लगते देखकर सभी बच्चों ने भी उन्हें हग कर लिया और एक बहुत ही प्यार फैमिली मोमेंट क्रिएट हुआ, जिसे अनिरुद्ध ने कैप्चर कर लिया।
पार्टी में सारे गेस्ट पृथ्वी के इस जेस्टर से इम्प्रेस थे। लड़कियां तो पृथ्वी जैसा हस्बैंड चाहने लगी और कुछ को रियांशी से जलन होने लगी। राय सिंघानिया और राजपूत सभी पृथ्वी के संस्कार से काफ़ी प्रभावित हुए। इसी तरह इंगेजमेंट पूरी हो गई। चैप्टर 33 अंशी की मासूमियत। राय सिंघानिया मेंशन। इंगेजमेंट पूरी हो चुकी थी। पृथ्वी ने रियांशी के लिए जो सम्मान दिखाया था, जिस तरह से वह रियांशी के आगे झुका था, वह बहुत बड़ी बात थी। कुछ आदमियों में ही वह ताकत होती है जो किसी औरत के आगे झुक जाए, वरना ज़्यादातर लोग उन्हें झुकाने की ही कोशिश करते हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल, सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। कल के मिले झटके से अभी तक निकल नहीं पाए थे। सभी के चेहरे पर खामोशी और उदासी की चादर थी, आंखों में सवाल और न बता पाने वाला दर्द, सिवाय कुछ लोगों के। सभी अपनी सोच में थे कि तभी उन्हें अंशी की आवाज़ सुनाई देती है, जो पृथ्वी के पीठ पर चढ़ी हुई थी और पृथ्वी सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके बगल में ही रियांशी थी। उसने अंश और रेयांश का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब अपर्णा जी बहुत ध्यान से देख रही थी। कितनी प्यारी फैमिली है। ये सब देखते हुए अपर्णा जी के मन में ये सवाल आया, क्या होता अगर पृथ्वी उनकी पसंद से शादी करता? क्या वह इतना खुश होता? माना पृथ्वी ने अपने सारे फैसले उन्हें बताए, उनसे पूछे हैं, लेकिन वह उसकी ज़िंदगी है, वह अपना फैसला ले सकता है, खासकर शादी जैसा अहम फैसला जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसका पार्टनर बनकर। अपर्णा जी सोच ही रही थी कि तब तक पृथ्वी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अंशी को अपनी गोद में बैठा लिया। पृथ्वी के एक साइड रियांश और एक साइड अंश बैठा हुआ था। तीनों एक जैसे लग रहे थे। रियांशी किचन में चली गई थी, क्योंकि आज हमारी प्यारी अंशी की डिमांड थी कि मूंग दाल का हलवा खाना चाहती है। वैसे तो रियांशी को मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन खाने के मामले में उसके बच्चे पृथ्वी पर चले गए थे। पृथ्वी को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर लेता है हेल्थ के लिए। रेयांश जब से नीचे आया था, उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि सब उसे देखे जा रहे हैं। हालांकि ये बात पृथ्वी और अंश ने भी नोटिस की, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अंशी तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वो इतने दिनों की बातें पृथ्वी को बता रही थी। सभी को अपनी तरफ घूरता पाकर उसकी भौहें चढ़ गई। उसने उसी तरह सभी से कहा, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे, जैसे आप सभी ने कभी बच्चे नहीं देखे? रेयांश की बात सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और इधर उधर देखने लगे। तुम सब हो ही इतने क्यूट कि किसी की नज़र ही नहीं उठती तुम सब से, इसलिए सभी तुम्हें ही देख रहे हैं, अभय जी के साथ आते हुए अनिरुद्ध ने कहा। और फिर अनिरुद्ध और अभय जी अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। अब मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, इन्होंने बच्चे तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जिसके बच्चे हो उन्हें ये जानकर झटका लगा है। अनिरुद्ध अपने मन में ये सब सोच रहा था। क्या हुआ, तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चों, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी पसंद का खाना बना देते हैं, आकृति जी ने सभी बच्चों को देखते हुए कहा और बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखा। आकृति जी तो कब से बच्चों से बात करना चाहती थी। उन्होंने मौका देखकर बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। नो थैंक्स, पर हमें मम्मा के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है, तो आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेयांश ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा। रेयांश के इस तरह से कहने पर आकृति जी का चेहरा उदास हो गया, जिसे सभी ने नोटिस कर लिया था। वह पूरे मन से बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, उनका बचपन जीना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से अपनी बेटी का बचपन अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। भाई, आपको इन आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो वह कितनी उदास हो गई हैं। आंटी, आप उदास मत हो, भाई तो सबसे ऐसे ही बात करते हैं, वह मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आप प्लीज सिड मत होना, अंशी ने कहा। अंशी को अपने लिए बोलता देख आकृति जी उसे देखने लगी। उन्हें उस वक्त अंशी में वही छोटी सी रियांशी नजर आ रही थी जो उनके आगे पीछे घूमती थी। इस वक्त अंशी के चेहरे पर उन्हें वही मासूमियत दिख रही थी जो कभी रियांशी के चेहरे पर होती थी। इतने में ही रियांशी मूंग दाल का हलवा लेकर आ गई, जिसकी महक से पूरा डाइनिंग टेबल भर उठा। रियांशी ने मूंग दाल के हलवे के साथ सैंडविच भी बनाया था, जिसमें भर भर कर सब्जियां डाली थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके बच्चे को कैसे हेल्दी रखना है। वह भले ही खुद अपनी हेल्थ का ख्याल न रखे, पर अपने बच्चों का बराबर ख्याल रखती थी। आखिर वह अपना ख्याल क्यों रखे, पृथ्वी है न उसका ख्याल रखने के लिए। रियांशी ने आज सिंपल सा वाइट कलर का सूट पहन रखा था, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। इतने में ही वह कयामत लग रही थी और पृथ्वी एक टक रियांशी को ही ताड़े जा रहा था। वैसे तो रियांशी हमेशा से मंगलसूत्र पहनती थी और सिंदूर लगाती थी, लेकिन वह किसी को दिखता नहीं था। रियांशी ने सभी लोगों को मूंग दाल का हलवा सर्व किया, लेकिन उसने आलोक जी,
रुद्र स्वयं मीरा और आकृति जी को नहीं किया क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि कैसे वह लोग पिछले जन्म में उसके एफर्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे, और उन लोगों को भी समझ में आ गया आखिर रियांशी ने उन्हें सर्व क्यों नहीं किया। वह अपने किए हुए पर बेहद शर्मिंदा थे। आलोक जी एकटक बस अपनी बेटी को ही देखे जा रहे थे। ये उनकी वही बेटी थी जो कभी उनके आगे पीछे घूमती थी और आज उन्हें एक नज़र देखती तक नहीं है। उन्हें रियांशी में आज वही बचपन वाली रियांशी नजर आ रही थी जिसका जन्म हुआ था। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से बढ़ गया कि आज उनके सामने उसके बच्चे हैं। वह न तो अपनी बेटी का कन्यादान कर पाए न ही अपनी बेटी के बच्चों को गोद में ले पाए। वह खुद को बहुत बदनसीब और हारा हुआ समझ रहे थे। लेकिन मासूम सी अंशी ने आखिर पूछ लिया, मम्मा आपने इन सभी को हलवा क्यों नहीं दिया। चैप्टर 34 रेयांश ने की मीरा और स्वयं की बेइज्जती। अंशी के कहने पर सब रियांशी की तरफ देखने लगे। सभी को जानना था कि रियांशी अंशी को क्या जवाब देती है। रियांशी ने अंशी की बातों का जवाब देते हुए कहा, लाडो उन सभी को मीठा नहीं पसंद है इसलिए मम्मा ने उन्हें हलवा भी नहीं दिया, जिसे सुनकर अंशी एक प्यार सा पाउट बनाकर ओह करती है। रियांशी ने साफ तौर पर अंशी से झूठ कह दिया था। अब वह अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती थी न कि इन लोगों की वजह से उसका बचपन बर्बाद हुआ, इन्हीं लोगों की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हुई। इसी कारण से वह उनसे बेइंतहा नफरत करती है जिसकी कोई हद नहीं है। हालांकि अंशी ने ये कहा तो सभी राय सिंघानिया रियांशी को ही देखने लगे थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि रियांशी अंशी बात मानकर उन्हें हलवा खाने को देगी क्योंकि उनका भी मन हुआ कि वह अपनी बेटी और बहन के हाथ का बना खाना खाए, लेकिन रियांशी ने साफ मना कर दिया। ये देखकर सभी को वह दिन याद आने लगता है जब रियांशी घर वापस लौटी थी तो उसने सभी को खुश करने के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया था, लेकिन किसी ने भी वह हलवा चखा तक नहीं, बल्कि उल्टा उससे ये कहा कि वह उसके हाथ से हलवा खाना तो क्या देखना तक नहीं चाहते हैं। इतना कहकर सभी डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए, क्योंकि उस दिन मीरा ने भी हलवा बनाया था जिसमें उसने जानबूझकर नमक डाल दिया था और इसका इल्ज़ाम रियांशी पर लगाया था। आलोक जी कब से बस अंशी और पृथ्वी को ही देखे जा रहे थे। वह ये देख सकते थे कि किसी की बकवास न सुनने वाला, अपने एरोगेंट पर्सनैलिटी में रहने वाला पृथ्वी आज न सिर्फ अपनी बेटी की फालतू बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और उसकी बातों पर अपनी सहमति जता रहा था। पृथ्वी बार बार अंशी के होठ और मुंह को नैपकिन से साफ कर रहा था क्योंकि अंशी के चेहरे पर खाना लग गया था। ये सब देखते हुए उन्हें अपने और रियांशी की याद आ गई। जब मीरा नहीं थी तब वह भी रियांशी की इसी तरह केयर करते थे, लेकिन मीरा के आने से सब बदल गया। ये चीज़ आलोक जी सालों बाद महसूस कर रहे थे। बाकी सभी पृथ्वी और अंशी को प्यार से देख रहे थे। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था, एक प्यारा रिश्ता था जो सिर्फ एक पिता और संतान के बीच में ही हो सकता है। वहीं मीरा की आंखें खून की प्यासी हो गई थी, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। गुस्से के कारण उसकी पकड़ चम्मच पर कस गई। रियांशी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अंशी को पृथ्वी 4 की गोद से ले लेना चाहिए? वह अंशी की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे, मीरा ने अंशी की तरफ देखते हुए कहा। मीरा की बात सुनते ही सारे परिवार वालों का ध्यान अंशी और पृथ्वी और रियांशी पर चला गया। वहीं मीरा की बात सुनकर तो रियांशी, पृथ्वी और अंशी की आंखें छोटी हो गई। ओह, तो आंटी आप ये कहने की कोशिश कर रही है कि मेरी बहन ट्रबलमेकर है जिसके कारण डैड ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं? रेयांश ने मीरा को अपनी खतरनाक नज़रों से देखते हुए कहा। वहीं सभी घरवाले रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सोच में पड़ गए। आखिर एक 4 साल का बच्चा कितने गुस्से में बात कर रहा है। वहीं रेयांश को किसी से फर्क नहीं पड़ा, उसकी सुई एक ही चीज़ पर अटक गई थी। आखिर इस औरत ने उसकी एंजल को इनडायरेक्टली ट्रबलमेकर कहा था। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी एंजल को ट्रबलमेकर नहीं कह रही हूँ, मुझे तो बस पृथ्वी जी के लिए कंसर्न हूँ। अगर वह ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, मीरा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। असल में तो मीरा सभी को ये बताना चाहती थी कि रियांशी कितनी गैर जिम्मेदार हैं। वह न तो अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं न पृथ्वी का। आपकी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एंजल हमेशा से डैड की गोद में ही बैठकर ही ब्रेकफास्ट करती है। मेरे डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रही बात डैड के लिए कंसर्न होने की, तो उसके लिए मेरी मम्मा है, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आइंदा से मुझे निक नेम मत दीजिएगा, मेरे निक नेम सिर्फ मेरे मम्मा और डैड ही दे सकते हैं और कोई नहीं। रेयांश ने ये सब बहुत रूखे और सीधे शब्दों में कहा था। रेयांश की बात सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर इस पिद्दी भर के लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की।
वहीं रियांशी अपने बेटे को बहुत ही प्राउड से देख रही थी। अगर वह सवा शेर है तो उसका बेटा भी किसी से कम नहीं है। लेकिन बेटा, आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वह आपसे बड़ी है, स्वयं ने रेयांश से कहा। क्योंकि स्वयं की नज़रों में रेयांश ने जो भी कहा वह सही कहा, पर रेयांश अभी बच्चा था, उसे इस तरह से अपने से बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और आप कौन है? क्या मैं आपको जानता हूं? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये आंटी मेरी एंजल को इनडायरेक्टली ट्रबलमेकर कह रही थी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है, रेयांश ने कहा। रेयांश ने आज मीरा के साथ स्वयं की भी बेइज्जती कर दी थी और ये बेइज्जती वह कभी भी नहीं भूलने वाले थे। आखिर एक 4 साल के बच्चे ने जो की थी, जो अभी ढंग से 4 साल का भी नहीं हुआ था। और वैसे आज कैसी लगी मीरा और स्वयं की बेइज्जती रेयांश के मुंह से? मुझे न पृथ्वी और रेयांशी का कपल नेम रखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ सजेस्ट करे। और रेयांश अभी बच्चा था, उसे इस तरह से अपने से बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी।